हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आपकी बच्चों का कहना था कि उनके लिए टेंस की वीडियो बना दी जाए। तो टेंस की वीडियो के लिए हमारे जो टेंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए अभी जरूरी हैं, उनकी वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन एक ही वीडियो में टेंस सारे खत्म नहीं हो सकते हैं। तो 1, 2 या 3 वीडियो में टेंस को खत्म करने की कोशिश करूंगी। और छोटे छोटे सेंटेंस जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, वैसे 10th क्लास में या 12th क्लास में टेंस बनाने के लिए तो आपके जैसे सेंटेंस चेंज करके जो इंग्लिश ट्रांसलेशन उसके लिए तो आएंगे नहीं, तो आपको यूज आएगा उनका। ठीक है, तो उसको आपको समझना है। बाकी जो भी टेंस होते हैं डिटेल में वो मैं बताने जा रही हूँ, तो देख लें। जैसे आप बात करते हैं टेंस की करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस टाइप कितने होते हैं टेंस के। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे फर्स्ट जो टेंस होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और थर्ड नंबर पे जो होता है यानी कि तीसरा जो होता है वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के टेंस आपके होते हैं। ये 3 टेंस जो होते हैं इनको भी बांटा गया है। मतलब जैसे इसके प्रेजेंट टेंस के टाइप की बात करें तो 4 टाइप का ए टेंस हो जाएगा, 4 टाइप का ए भी टेंस होता है और 4 टाइप का ए टेंस होता है। कुल मिलाकर के जो है हमें 12 टेंस पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 12 यानी कि 12 टेंस हमें पढ़ने होते हैं। तो उसके लिए आपको देखना है, जैसे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस के टाइप किस प्रकार से होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात हुई तो सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और फोर्थ नंबर पे बात करते हैं तो हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमारे जो टेंस होते हैं इस प्रकार से होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस हुआ तो ये 4 प्रकार से हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जो पास्ट टेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसी प्रकार जो पास्ट टेंस होता है वो भी 4 प्रकार का होता है। जब पास्ट टेंस की आप बात करेंगे तो प्रेजेंट की जगह आप लिख सकते हैं पास्ट, और वही चलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से आप फ्यूचर की जब बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस में वही होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 टाइप के हमारे जो टेंस, एक जो सेंटेंस मतलब टेंस होगा, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो ये 4 प्रकार से सभी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो पास्ट और फ्यूचर तो सभी कुल मिलाकर के 12 टेंस हो जाते हैं, और आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, आप इनको नोट करते जाइएगा। बाकी आपको पढ़ना क्या है तो फर्स्ट नंबर पे आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमने फर्स्ट नंबर पे अभी लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके बारे में हमें जानना है। इसके लिए जानने से पहले कुछ और बातें हमें जान लेनी चाहिए। सीधे सेंटेंस पे ही बात करते हैं तो बात अफर्मेटिव से करेंगे। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, जैसे इसको सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव या सिंपल कहते हैं, साधारण वाक्य इसमें बनाए जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है बेटा, किस प्रकार से पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में? आप पढ़ेंगे अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, आप इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कौन मतलब किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। आप इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे, और इसमें आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी पढ़ेंगे। तो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद अपन डबल इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, डबल इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव की बात कर लेंगे और फिर हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हमारा जो हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव ही लिखेंगे, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव।
ठीक है, तो सेंटेंस को इस प्रकार से आप पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इसमें नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव भी पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से एक टेंस को हमें पढ़ना है। तो एक सिंपल सेंटेंस इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो एम्फेटिक सेंटेंस वगैरह ऐसे में पढ़ लेते हैं हम, तो वो सब नहीं फिर बाद में कराया जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम में जो जरूरी है उतना देख लें आप। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो एक सेंटेंस जैसे हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करी तो उसको 6 प्रकार से पढ़ना है, ऐसे 6 प्रकार से सभी टेंस को पढ़ना है हमें। तो आप सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यदि आप आराम से अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी सेंटेंस तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अपेक्षा बाकी एक जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसके रूल्स से सभी सेंटेंस फिर आपको समझ में आ जाएंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी बताया जा रहा है उसे ध्यान से देखें। तो बात करते हैं अब अफर्मेटिव सेंटेंस की। आई होप आपने ये बात समझ ली होगी और इसको आगे देखें। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की यदि बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो आप यदि चाहो तो इंट्रोडक्शन भी इसकी लिख सकते हो, या फिर आप हिंदी में अच्छे से पढ़ें पहचान क्या होती है इसकी। तो इसकी पहचान होती है जो एंडिंग वर्ड होते हैं, द एंडिंग वर्ड ऑफ द सेंटेंस। तो वाक्य के अंत में इस प्रकार से पढ़ लेंगे आप, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द यदि आ जाते हैं आपके, ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द यदि आपके सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। कैसे इसको बनाते हैं? तो इसको बनाते हैं जब आप, तो एक फॉर्मूला लिखा जाता है या स्ट्रक्चर कह सकते हो आप उसको, स्ट्रक्चर लिखा जाता है। उसमें होता है बेटा सब्जेक्ट, इसके बाद होता है आपका वर्ब और फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ये सही नहीं लिखा है, सिर्फ समझाया जा रहा है, बाकी किस प्रकार से इसमें एस भी ऐड करना है तो वो से भी हम करते हैं अभी बाद में। सबसे पहले समझाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट को पूरा लिख सकते हो आप, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बेटा वो होता है जो कार्य करेगा, जो कार्य करता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि कहा जाए कि वह पतंग उड़ाता है, तो कौन उड़ाता है? वह, या एक कोई लड़का है, ठीक है, या फिर पतंग उड़ाती है तो कोई लड़की है। तो जो कार्य करेगा उसको सब्जेक्ट कहा जाएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो जैसे कि आपने बोला राम खाना खाता है, आपने लिखा राम पतंग उड़ाता है। क्या लिखा है? राम पतंग उड़ाता है। राम की बात हो रही है तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, क्योंकि राम काम कर रहा है इसमें। ठीक, बाकी वर्ब की बात करेंगे तो जिसमें मोशन होती है इसमें, यानी गति हो, यानी कि वर्ब क्या कहलाएगी? सेंटेंस लिखा जाता है राम पतंग उड़ाता, उड़ाना एक गति की बात हो रही है। ठीक है, तो उड़ाना गति है, इसलिए उड़ाना एक गति है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये होता है हमारा वर्ब होता है। ठीक है, और जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए, यहां पे मैं लिख सकती हूं जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए, मतलब उड़ा रहा है वो, क्यों क्या उड़ा रहा है, मतलब क्या शब्द का या वो जो है हमारा आंसर देता है कि क्या कोई आपसे बोला गया कि वह खाना खाता है। ठीक है, क्या करता है? खाना खाता है। तो जो लिखा गया है जो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, जिसके लिए कार्य किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि सब्जेक्ट जो कार्य करेगा, वर्ब लास्ट में दी जाती है। और एक बात और समझ लें, वर्ब के लिए जो क्रिया होती है, कोई भी शब्द क्रिया कैसे है, जैसे आपने कहा पतंग भी तो क्रिया हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जो ता लास्ट में ता आया कि उड़ाता है। ठीक है, जी आया है सेंटेंस की उड़ाता है, पतंग उड़ाता है या कुछ भी, तो इसमें क्या करना है? इसको हटा के ता हटा करके एक ना लगा के देखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? ना लगा करके देखना है। आपने हिंदी में ग्रामर पढ़ी होगी तो आप समझे, इसमें यहाँ ना लगा करके यदि देखते हो, ये एक सार्थक शब्द यदि बना देता है उड़ाना, तो वो होती है हमेशा क्रिया। आना, जाना, खाना, नहाना, धोना। तो जैसे वह जैसे कार्य करता है तो करना एक क्रिया है। तो ना लगाने पर एक सार्थक शब्द यदि वो शब्द दे रहा है तो हमारी वो क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट बीच में दिया जाता है सेंटेंस के। और याद रखना, अदर वर्ड इसके बाद आते हैं ईटीसी, यानी एक्स्ट्रा, यानी कि अदर वर्ड जो भी होते हैं तो दिए जाएंगे, वो आपको बनाना है सेंटेंस के लास्ट में। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे आपको देखना है
इसके आगे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट जो अभी आपने देखा कि ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है 2 टाइप का आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 टाइप का आपका सब्जेक्ट होता है। कैसे? सब्जेक्ट की यदि आप बात करते हैं तो 2 टाइप से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सेकंड नंबर पे होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो समझ लें एक बात, आपको एक बात समझनी है कि क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और क्या होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया और आपसे बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, तो कैसे सही नहीं है उसको समझ लें। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं तो उसमें आता है बेटा ही, उसमें आता है सी, उसमें इट आता है, या फिर किसी का नेम आता है, नाउन आता है। ठीक है, ही क्या है? ही यानी वह होता, सी यानी भी वह होता है, इट यानी भी वह होता। नेम में तो कोई भी आ सकता है, राम श्याम करण जो भी। ठीक है, तो आपने लिखा है ही। ही आया है, कहां पे यूज करेंगे ही का? यदि बात किसी मेल की हो रही हो, मेल समझ रहे हो, किसी लड़के की बात हो रही हो। ठीक है, और किसी फीमेल की बात करेंगे तो सी लगाना है। और इट के लिए आपको अलग से समझने की जरूरत है। देखो, इट एक तो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है तो इट लगाते हैं। लेकिन क्या होता है सेंटेंस में, जब सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता कि सेंटेंस में कार्य कर रहा है कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको सब्जेक्ट ना मिल रहा हो, हम इट सब्जेक्ट कब बना देते हैं? जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट ना मिल रहा हो, तो इसके लिए आप इट का प्रयोग करेंगे। इट एक अलग से है, मतलब आपको अलग एक टॉपिक है जो इट का यूज पढ़ाया जाता है उसमें, तो मैं वो अलग से आपको बता दूंगी। अभी आपको इतनी बात याद रखनी है कि यदि सब्जेक्ट नहीं है तो वहां इट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने एक सेंटेंस देखा होगा 10th क्लास के जो पिछले ईयर्स में आते थे, हमारे एग्जाम आते थे, तो एक सेंटेंस एकदम से कॉमन था, वर्षा होती है, या तो आएगा वर्षा होती है, या फिर आता था वर्षा हो रही है, या फिर वर्षा हो चुकी है। ऐसे कुछ करके एक सेंटेंस जरूरी आता था, और वहां पर वर्षा हो रही है में सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था, मतलब कार्य कौन कर रहा है आई डोंट नो, मतलब पता नहीं था उसमें कि क्या कौन कार्य कर रहा है, तो उसमें हम बनाते थे इट। ठीक है, वर्षा होती है तो इट रेन्स। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस को बना देते थे। तो इट का प्रयोग कहां करेंगे? नॉन लिविंग के लिए, या फिर जब सब्जेक्ट ना हो तब। अब देखो, प्लूरल की बात करते हैं तो इसमें आता है बेटा आई। आई का मतलब होता है मैं। आई के बाद आता है बी, जिसका मतलब होता है हम। यू आता है, यू का मतलब होता है तुम। दे आता है, जिसका मतलब होता है बे। बॉयज आ जाते हैं, बहुत सारे लड़के। ठीक है, एक लड़का होगा तो सिंगुलर में आ जाएगा, फिर वो नेम में आता है। और गर्ल्स की बात यदि करते हैं, लड़कियां, तो आपकी आती है जो है प्लूरल सब्जेक्ट में। तो ये होते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट और ये होते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होते हैं इस प्रकार से आपके सेंटेंस में आएंगे। ठीक, तो आपको नोट करना है कि सब्जेक्ट इस प्रकार से हमारे होते हैं। इसी के लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा था, जिसमें कुछ कमी है जिसे मैं आप इसके आगे बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे समझाना था आपको कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, सब्जेक्ट कौन होते हैं, और कौन होती है क्रिया या वर्ब किसे कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये बात नोट करें। फिर इसके आगे आप देखेंगे, इसके आगे आपको देखना है कि सब्जेक्ट के बाद अब आते हैं हम फॉर्मूले पर। जो हमारा फॉर्मूला था उसमें था बेटा क्या? स्ट्रक्चर जो था आपका, स्ट्रक्चर जो था उसमें था सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद था आपका वर्ब। तो देखो, हमने अभी कुछ लिखा नहीं था वर्ब के साथ, अब मैं लिखती हूँ एस या ई एस, और फिर होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी जो भी होता है तो वो आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस ई एस जोड़ा जाता है। बात हो रही हो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो क्यों जोड़ा जाता है और कैसे जोड़ा जाता है इसको भी आपको समझना है। तो वर्ब के साथ एस ई एस क्यों जोड़ा जाता है समझें। एस ई एस लगाने के कुछ नियम होते हैं, समझ ले। एस लगाना, या यहां पे लिखती हूं मैं ई एस लगाना, फिर एस लगाना। कहां पे एस लगाए जाएंगे और कहां पे एस लगाया जाएगा। तो ई एस जहां लगाएंगे उसके लिए समझें, यदि कर्ता एक वचन हो, समझना, कर्ता एक वचन, एक वचन क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होता है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट।
यानी सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब यानी कि क्रिया के लास्ट में, अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एच और डबल एस, ये 5 शब्द ध्यान दे लेना थोड़ा इस पर। जो 5 शब्द दिए गए हैं आपके, ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, ये सभी शब्द यदि इनमें से कोई भी शब्द वर्ब के लास्ट में यदि आ जाता है और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वहां पे आपको वर्ब के साथ ईएस जोड़ देना है। ठीक है, क्रिया के लास्ट में ये 5 शब्द आ जाएं तो वर्ब के साथ ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, और यदि ये 5 शब्द नहीं आते हैं, समझना, यदि ये 5 शब्द आ जाए, लेकिन याद रखना सब्जेक्ट होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये 5 शब्द आते हैं तो आपको यस लगाना है। यही बात एस की यदि करें तो ये 5 शब्द वर्ब के लास्ट में आ जाए और ना आए, यानी नहीं आते हैं सब्जेक्ट, तो फिर वहां पे हमें यस नहीं एस जोड़ना है। लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और देखो ये है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, ये कैसे है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे इनके लिए एक नोट लिखती हूँ, ध्यान रखना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस ईएस का प्रयोग किया ही नहीं जाता। ठीक, तो आई होप आपको ये बातें सब समझ में आई होंगी। यदि आपको इस समझ में आया है तो आपको देखना है, मैं सेंटेंस दूंगी और आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो देख ले, इसे नोट करिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा आपका। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूं इधर, जैसे लिखा है बे बाजार जाते हैं। क्या लिखा, वे बाजार जाते हैं। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी दे, जाना गो टू मार्केट। प्रीपोजिशन में आपको बताया गया था कि टू का प्रयोग कहां करते हैं, गति के लिए करते हैं, और जो भी बताया गया था उसे याद कर लेना। वीडियो पीछे प्रीपोजिशन की दी गई है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ गो के साथ क्या लिखा है, ओ लिखा गया है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आपने बोला, आपको पता होना चाहिए कि मैम आपने बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट यदि आता है तो उसके साथ एस ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, तो हमारा सेंटेंस यहीं तक करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ओ तो आया, 5 शब्द तो आए हैं, 5 में से वो आया ना, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। सब्जेक्ट है ये हमें सिंगुलर, ना कि प्लूरल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हुआ आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और यदि आपको इसके रूल्स समझ में आए हैं, सेंटेंस समझ में आए हैं, तो छोटा जो सेंटेंस होगा वो आप आराम से बना सकते हैं। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या हो रही है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो हमारे मिड ऑफ द चैप्टर आ रहे हैं उसमें आपको समस्या हो रही है कि आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर जितना आता है लगभग 39 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में आ रहे हैं अभी, और बाकी आ रही है आपकी ग्रामर। तो या फिर 39 यानी कि 40 नंबर तक मान लो, आधी ग्रामर आनी है, आधे क्वेश्चन आंसर आने। तो जो क्वेश्चन जो आंसर लिखेंगे आप, उसके लिए आपको टेंस आना जरूरी है, क्योंकि आपको सबको पढ़ाया गया है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है ये डिपेंड नहीं करेगा, आपको आना चाहिए क्वेश्चन का अर्थ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं, तो आपको जो थ्योरी थी वो आपको याद होगी। इससे आप पीछे रफ कार्य लिख करके अपनी कॉपी पर, और आपको करना क्या है, सबसे पहले उसकी हिंदी बनानी है कि सेंटेंस ये पूछ रहा था क्वेश्चन और ये है इसका आंसर। फिर उसको आपको कोई भी आपको टेंस नहीं आता तो आपको प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, और प्रेजेंट टेंस से आपको उसको प्रेजेंट टेंस में ही पूरा बनाना है। ठीक है, तो आपका कितना भी किसी भी टाइप से आप थोड़ा बहुत रॉन्ग करेंगे भी तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। तो उसके लिए आपको ये टेंस आना जरूरी है। ठीक है, ऑफलाइन जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें यदि मैंने टेंस नहीं करा पाए हैं तो उसका रीजन ये है कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसमें हमें इतना टाइम नहीं मिलता, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे वीडियो में बना रही हूँ, ध्यान से ही पढ़ लेना सभी। ठीक है, तो देखें आगे। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद बात करेंगे अपन निगेटिव सेंटेंस की। बात किसकी करेंगे, निगेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाने के बाद बात नेगेटिव सेंटेंस पर हमें करनी है। किस पे करनी है? नेगेटिव सेंटेंस पर। देखें, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य होते हैं हिंदी में, सभी ने पढ़े होंगे। नकारात्मक कैसे वाक्य? नकारात्मक। तो इसके लिए इससे पहले कुछ बातें और जान लें कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो उसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यानी कि 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको सबसे पहले आनी चाहिए, जिसमें होती है बेटा, एक तो होती है डू, यानी एक पहली होती है डज और दूसरी होती है डू। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका यूज करा नहीं जाता, लेकिन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उन सभी में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो डज कहां लगाते हैं बेटा? सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और डू की यदि हम बात करते हैं तो होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो प्लूरल सब्जेक्ट यदि आया है तो लगा देना है आपको डू। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आपके पास मतलब आपके सेंटेंस में है तो आपको लगाना है डज। कैसे? इसका फॉर्मूला भी देख लें आप। फॉर्मूला या स्ट्रक्चर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपके स्ट्रक्चर लिख लेना, जो भी आपको लिखना हो। तो सबसे पहले देखो, इसमें आएगा सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका डू या डज आएगा। डू डज किसके अनुसार आ जाएगा? आपका अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और फिर आ जाएगा आपका नॉट। नॉट के बाद आती है आपकी वर्ब। वर्ब में एस एस यहाँ नहीं जोड़ना है। इसके बाद आता है ईटीसी। ध्यान समझ ले, एस एस अब नहीं जोड़नी है आपको, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में एस एस जोड़नी है, क्योंकि वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। जहां हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी वहां पे वर्ब के साथ कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, डूडज की यदि हम बात करते हैं तो जो डूडज होता है ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो गया, ए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो गया। यदि एग्जाम्पल की एक बात कर लें तो एक एग्जाम्पल यदि मैंने लिया था, एक जो भी लिया था अभी पीछे, जैसे आपका लिया गया है वह खाना खाती है, खाना खाती है। सेंटेंस यदि खाना खाती है तो ठीक है, खाना नहीं खाती है वाला बनाओ। नहीं खाती है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जा रहा, नहीं खाती है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है सबसे पहले तो देखना है। सबसे पहले देखो सेंटेंस को देखते ही क्या समझना है, टेंस किस टेंस का है। तो ता है, ती है, लास्ट में आए हैं, एंडिंग वर्ड है, तो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। बाकी आपको देखना सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब वह लिखा तो लड़के की बात हो रही, यानी मेल की बात हो रही, फीमेल की बात हो रही, तो खाती है एक लड़की है, यानी कि सी आएगा। सबसे पहले ये बात याद रखनी। अब बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? डज के डू, तो डज लगाएंगे, तो डज लिखा। डज के बाद आ जाएगा जस्ट हमारा नॉट, फिर आ जाएगा लास्ट में हमारी वर्ब यानी कि खाती, ईट, और फिर आएगा हमारा खाना यानी कि फूड। ठीक है, तो सी डज नॉट ईट फूड। ठीक, अब इसके फूड के आगे कई लोग जैसे प्रीपोजिशन या एंदा या कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं, तो उन्हें अभी आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। जब तक कि आपको जो पता ना हो वो आपको नहीं करना। शी डज नॉट ईट फूड, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। वह खाना नहीं खाती है, तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आपको ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो होती है डू या डज, क्योंकि जब आप पैसिव वर्ब्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, वो वहां आपको पता होना चाहिए किस सेंटेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सबसे पहले तो आपको यही बात याद रखनी है कि इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज। आपको रिवाइज करनी है बातें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि बात अफर्मेटिव की करें तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती, वहां पे एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एस ईएस तभी लगेगा। क्या कंडीशन होती है कि सब्जेक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही एस लगता नहीं है, एस ईएस, और सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। ठीक, और वो पता होना चाहिए आपको एस ईएस लगता कहाँ है, तो वो 5 शब्द भी, वो एक्स, सी एच, एस एच, हाँ डबल एस और एस एच, ये 5 शब्द भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस में वर्ब के लास्ट में 5 शब्द आए तभी एस ईएस का प्रयोग करना है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये समझ आया है तो अब देख लें। इसके बाद अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं। तो आपका अफर्मेटिव भी हो गया है, आपका सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया है। आपको समझना है अब, अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो गया और नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया।
अब आपको समझनी है बात कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जानने से पहले कुछ बातें आपको जान लेनी है। आपको पढ़ना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा? इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। कैसा? प्रश्नवाचक। ठीक, तो इससे पहले कुछ बातें जाननी है। कुछ शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं कुछ, तो वहां यहाँ पे साइड में मैं प्रश्नवाचक शब्दों को लिख रही हूं, उनको लेकर के ही आपको सेंटेंस के बारे में जो भी है तो आपका रहेगा। जैसे व्हाट यानी होता है क्या, वाई यानी होता है क्यों, हु या हाउ यानी कैसे, हाउ यानी हु आता है आपका यानी कौन। इसका एक अलग ही रूल्स होता है कि हु यदि सेंटेंस में आता है, कौन आता है, तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, उसका कुछ अलग ही रूल्स है। ठीक है, तो उसको आपको नोट करके एक अलग से लिखना है। तो व्हाट, वाई, हाउ, हु आ गया, हु यानी कौन हो गया, वेयर यानी कहाँ होता है आपका, वेयर यानी कहाँ होता है, और व्हेन होता है यानी जब कब भी होता है, व्हेन यानी जब या कब भी होता है, जब कब होता है। सेंटेंस इन विच वाले सेंटेंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो विच भी आता है सेंटेंस में, इन विच वाले सेंटेंस भी होते हैं। तो उन सेंटेंस तक पहुंचूंगी तो फिर इसके आगे भी बता दूंगी कि ये भी अभी आपको नॉर्मली ये 5 तो 6 तो याद रखने ही है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता, समझना बात को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू यानी स्टार्ट से ही शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। कैसा शब्द आ जाए? प्रश्नवाचक शब्द आए। प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के शुरू में यदि आ जाता है तो वो आपका होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसे? जैसे एग्जांपल मैंने इधर लिखा, क्या आप मुझे जानते हैं। क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर ही आएगा, तो इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, ये तो लगाना ही है सेंटेंस बनाने के बाद भी। क्या आप मुझे जानते हैं, तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया? क्या, यानी कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा। ठीक, अक्सर क्या है वाले सेंटेंस ही होते हैं शुरू में आता है, जो इनमें से कोई भी आ सकता बाकी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर बेटा बनेगा क्या, सबसे पहले आ जाएगा आपका डू या डज। ध्यान रख लेना, सबको पता होना चाहिए कहाँ लगाते डू या डज। फिर आता है आपका सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखना है। अब सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर जो भी बचा ईटीसी वो आएगा, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ठीक, तो सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा? ये एग्जांपल जो आया, डू या डज, आप क्या है, आप को सेंटेंस इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? यू, यानी यू लिखेंगे। और यू जो था हमने यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट में लिखाया था, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट में लिखाया था। ठीक है, तो प्लूरल था हमारा यू, यानी कि सबसे पहले तो आएगा क्या सब्जेक्ट में डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, और फिर आएगा यू, डू यू। वर्ब क्या है? जानना, नो KNOW, मी यानी मुझे, और कुछ भी आगे एक्स्ट्रा है नहीं, तो इधर ही क्वेश्चन मार्क। तो आया डू यू नो मी। ठीक है, आप मुझे, क्या आप मुझे जानते हैं, तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको आसानी से समझ में आ गया है, तो मैं इसी में चेंजिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको अलग से हेडिंग डालनी है। तो आप फिर इसके बाद जस्ट हेडिंग डालेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, तो उसके क्या होता है, वाक्य के शुरू में था, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो जैसे लिखा था कि आप मुझे जानते हैं, तो मैं यहां पे लिख सकती हूं, सेंटेंस ही पूरी चेंज कर रही हूं बिल्कुल। देखो इससे, देखो इसके आगे रहेगा आपका, तो बीच में आना है शब्द, इन शब्दों में से कोई एक शब्द बीच में आएगा वाक्य के। तो एग्जांपल मैंने लिखा, वह पतंग क्यों उड़ाता है, क्यों उड़ाता है, और क्वेश्चन मार्क तो भूलना ही नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी आएगा। और फिर इसका स्ट्रक्चर जो होता तो वो बनेगा क्या, सबसे पहले आएगा बेटा उठ के क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन वर्ड जो होता वो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका डू या डज, डू या डज, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा जस्ट नॉट, फिर आएगी आपकी वर्ब, फिर है आपका ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी जो भी बचा, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड क्या आया आपका, सॉरी नॉट क्यों लगाना इधर,
बीच में प्रश्नवाचक वाला सब वाक्य है ना, नोट नहीं लगाना, सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब आ जाएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ETC क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क याद ही रखना है लास्ट वाला। तो समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक बार आप इसको अच्छे से देखें। स्ट्रक्चर रहेगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, और इसके बाद आएगा आपका डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड क्या आया, वाई, यानी क्यों। पतंग वह यानी ही, लड़का है ना, तो वाई डज, क्योंकि ही यानी कि एक लड़का है तो इसके साथ लगेगा डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर आएगा आपका ही, वाई डज ही, उड़ाना फ्लाई, क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है यानी काइट, और क्वेश्चन मार्क लगाओ लास्ट में। ठीक, तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसा, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ए इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, ए डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, इंटेरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा ये, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अगर डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव की यदि बात करते हैं, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव की यदि बात करते हैं, तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, ये पक्की बात है। लेकिन सब साथ में एक शब्द और आएगा जो नहीं होगा, यानी कि वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है। यहाँ पे नहीं जोड़ दिया जाए तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब, देखो यहाँ पे क्या करना है, बस इतनी सी चेंजिंग होनी है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना आपको, बाकी वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद नोट का मतलब है यहाँ नोट, यानी कि व्हाई डज ही नॉट फ्लाई काइट। ठीक है, तो ये होता है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। मुझे याद नहीं है कि सेंटेंस में जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ाया है कि नहीं, तो आप देख लें, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करें, यदि छूट गया होगा तो उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, मैंने उसके चक्कर में पढ़ा दिया आपको डबल इंटरोगेटिव। ठीक, तो ये हुई आपके सारी सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो सिंपल वे में मैंने बताया है आपको, यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि आपको ये समझ में आता है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। इसके बाद आपको क्या है, इसके आगे वाला जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उस पर वीडियो आपकी सेकंड वाली बना दी जाएगी। सभी सेंटेंस पर एक एक वीडियो ही मैं बना सकती हूँ। तो यदि आपको समझ में आता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।